नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आपका आशीष फिजिक्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन लेकर के आया हूं, जिसमें हम एक स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इससे पहले हम थिन वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ का थिन वायर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। यूनिफॉर्मली स्प्रेड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इन्फिनाइटली स्प्रेड थिन फिल्म के लिए या शीट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की। आज एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल शेल है। स्फेरिकल शेल खोखला गोला है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इससे r डिस्टेंस पे। ठीक, ये स्फेरिकल शेल आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, जो प्लास्टिक की गेंद होती है उस जैसे, जो अंदर से खोखली है और एक प्लास्टिक की सर्कुलर फॉर्म या स्फेरिकल एक शीट है जो उसको एक बॉल बना रही है। ठीक, तो वही आप मान लीजिए कि एक प्लास्टिक की बॉल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और इसके सेंटर से, जिसकी रेडियस r है, इस स्फेरिकल बॉल की या स्फेरिकल शेल की, और इससे r डिस्टेंस पे, मान लीजिए इससे r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक, अगर इससे पहले वाले दोनों वीडियोस आपने देखे हैं तो ये बहुत आसान है। बिल्कुल उसी पैटर्न को मैं फॉलो करूँगा। क्या करूँगा, मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के हिसाब से मैं क्या करूँगा, इस चार्ज को या इस बॉडी को कवर करते हुए जिस पॉइंट पे भी कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट से होते हुए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल गॉसियन स्फेयर या गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे, कंसेंट्रिक गॉसियन सरफेस। ठीक, जैसे कि अगर आपको याद हो तो थिन वायर के केस में हमने कंसेंट्रिक गॉसियन सिलेंडर माना था, यहाँ पर हम कंसेंट्रिक गॉसियन स्फीयर मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। ठीक, ये हमारी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्फीयर। यहाँ पर ये पॉइंट P है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पे एक ds एलिमेंट मानेंगे और उस ds एलिमेंट का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हम पिछली बार करते चले आए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सरफेस मान रहे हैं, ds सरफेस मान लीजिए, छोटी सी ds सरफेस मानी है। ये ds सरफेस का जो एरियल वेक्टर होगा वो किधर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो वेक्टर ds का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। और अगर हम बात करें स्फेयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मान लीजिए ये स्फेरिकल शेल का एक पार्ट समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास बॉल नहीं है दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये स्फेरिकल सरफेस मान लीजिए कि ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस का कुछ शेप है। तो यहाँ हर पॉइंट पे जो पॉजिटिवली चार्ज स्प्रेड है, तो उससे फील्ड कैसे निकलेगी, आउटवर्ड, इसके परपेंडिकुलर। ठीक, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी कैसा होगा, रेडियल होगा। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, किसी भी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। एंगल आ रहा है 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस ds की वजह से फ्लक्स कितना होगा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ds सरफेस एलिमेंट। अगर हम इस ds सरफेस एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो जो d फाई e होगा एट पॉइंट P, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। डॉट प्रोडक्ट ओपन करिए तो क्या मिलेगा, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ई का डायरेक्शन, डी एस का डायरेक्शन, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री दैट मीन्स कॉस 0 1। तो जो डी फाई ई मिला
वो क्या मिला, ई डी एस, इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपका निकला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस डी एस एलिमेंट। तो टोटल गॉसियन सरफेस की वजह से क्या होगा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कैपिटल जी होगा गॉसियन सरफेस। तो जो ये गॉसियन सरफेस हमने मानी है, इस गॉसियन सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई ई होगा, जो कि इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द होल सरफेस, ओवर अ होल गॉसियन सरफेस। तो क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, क्लोज्ड पाथ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इस पूरे सरफेस पे। अभी आपने देखा कि मान लीजिए ये हमारे स्फेयर का कुछ सरफेस है, तो इससे हर पॉइंट पे आउटवर्ड बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी सॉरी। तो फिक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, और सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड पाथ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds हो जाएगा। तो यह फाई ई मिल जाएगा, जहाँ पर क्लोज्ड पाथ सरफेस इंटीग्रल dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्लोज्ड पाथ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds क्या होगा, यानी कि इस ds को हम इस पूरे गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस ds की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इस गॉसियन सरफेस की सरफेस एरिया। और ये गॉसियन सरफेस क्या है, ये गॉसियन सरफेस एक इस स्फेरिकल शेल का कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस है। दैट मीन्स ये एक स्फेयर है, गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्फेयर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल मान लीजिए, ठीक, सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसकी वैल्यू क्या होगी, सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल या स्फेयर की सरफेस क्या होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें मिल गया ये वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है यहाँ पर यूज़ करेंगे। देयरफॉर जो फाई ई आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हमें फाई ई मिल गया थ्रू अ गॉसियन सरफेस e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे अभी तक करते आए हैं सेम उसी तरह से करते चले जाएंगे। क्या करेंगे, हमने फाई ई निकाल लिया, अब हम इसमें लगा देंगे गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स किसी भी सरफेस का इक्वल होता है जितना सरफेस ने चार्ज अंदर कवर कर रखा है, क्लोज्ड चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। इक्वेशन नंबर 3। तो ये डिफिनीशन ऑफ गॉस लॉ कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज कवर्ड बाय द सरफेस। अगर हम मान लें कि ये पूरे स्फेरिकल शेल पे Q चार्ज है, तो ये क्या होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अगर आपको याद हो इससे पहले वाले केस में जब हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया या इनफाइनाइटली स्प्रेड शीट ली, तो वहाँ चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा था, क्योंकि वो लेंथ कैसी थी, इनफाइनाइट थी। ये स्ट्रक्चर फाइनाइट है तो हम इसमें फाइनाइट चार्ज क्यों मान सकते हैं। हालांकि मैं आपको इन टर्म्स ऑफ सरफेस डेंसिटी भी बताऊंगा, बट पहले मैं क्यों लेकर के सॉल्व करूंगा, क्योंकि इससे आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से फाई, इक्वेशन 3 से फाई, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो जैसे ही इक्वेट करेंगे ये वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं रोकिए, इनको अपॉन में ले आइए, तो 1/4 और एप्सिलॉन नॉट एक साथ Q/r²। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई इन टर्म्स ऑफ Q 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले देख चुके हैं। कहाँ देखा था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है किसी पॉइंट चार्ज के लिए। अगर कोई पॉइंट चार्ज, ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट P पे निकालना है इसके बीच में r डिस्टेंस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ पर Q चार्ज है तो Q/r²। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये किसी पॉइंट चार्ज के लिए निकल के आया है। तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टी मिल रही है कि इन केस अगर आप किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही कहूँगा क्योंकि स्फेयर के लिए भी यही होता है, किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आउटसाइड द ऑब्जेक्ट या आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, तो वो बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज। ये एक्सप्रेशन किसका है? ये एक्सप्रेशन है पॉइंट चार्ज का। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ एनी स्फेरिकल सरफेस बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड होल्ड द चार्ज एट द सेंटर। ये टोटल चार्ज कहाँ है, कहाँ पर सिचुएटेड है? इस सेंटर पे, और इस सेंटर से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? r के बराबर। उसी तरह से ये रिजल्ट निकल के आया है, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू वैसे ही ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया कि आउटसाइड द स्फेरिकल सरफेस ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा फॉर आउटसाइड। ये जो आपने कैलकुलेट किया है ये आउटसाइड के लिए कैलकुलेट किया है, आउटसाइड द सरफेस, या आउटसाइड ही लिख लीजिए कि आउटसाइड थ्रू दिस स्फेरिकल सेल आपने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हम इसे मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी देखें तो ये एक स्फेरिकल शेल है, इसमें जितना भी चार्ज होगा इसके सरफेस पे होगा क्योंकि अंदर सब खोखला है। तो यहाँ से अगर हम इस Q को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखें कि अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो Q क्या होता था? Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू सरफेस, और सरफेस हमने कितने निकाली थी? सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल 4πr²। तो 4πr², ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दीजिए। सो E 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q के जगह पे सिग्मा 4πr² ओवर r², तो r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल आपने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। ठीक, अब अगर हम इनसाइड की बात करें, आउटसाइड का एक्सप्रेशन आपने देखा, अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड अगर इस सेंटर से मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक, मान लीजिए डिस्टेंस r' है यहाँ तक, और यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे P' तक, P' पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, पूरा यही प्रोसेस करेंगे। पर जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे इस जगह पे, तो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो Q क्या होगी? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, और यहाँ पर चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस क्या है? क्योंकि चार्ज तो पूरा का पूरा कहाँ है? आउटसाइड सरफेस पे, अंदर तो खोखला है, इस खोखले पार्ट में कोई चार्ज है? नहीं है।
तो अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल की अगर हम बात करें, सिंस टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface is zero, क्योंकि टोटल चार्ज ज़ीरो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, ज़ीरो। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल ये होगी, ठीक, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। आई बात समझ में? तो आई होप ये वाला भी एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने स्फेरिकल शेल के आउटसाइड, ये आउटसाइड का एक्सप्रेशन, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड है ज़ीरो, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ये रही, और सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ये रही। ठीक, यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल आर पे। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो आर स्क्वायर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसके जस्ट बाद मैं इस स्फेरिकल शेल को रिप्लेस कर दूंगा सॉलिड स्फेयर से, और जब सॉलिड स्फेयर बताऊंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दोनों को कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये एक छोटा सा प्रूफ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये एक थिन स्फेरिकल शेल थी जिसके बाहर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो पहले की तरह आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको इसके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को और ज़्यादा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जो लास्ट एप्लीकेशन है सॉलिड स्फीयर का, वो बता करके ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक, तो तब तक कि आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ते रहिए, इसके न्यूमेरिकल लगाते रहिए, कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।